बीते कुछ महीने पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मारीपुर के समीप जो घटना घटी थी, जिसमें इंसान मंसूरी एवं उनके भाई आलम के द्वारा 20-25 अज्ञात लोगों के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैंपस को तोड़ा गया, उसी के सिलसिले में आज हमारे बीच अजरुल हक खान जो पास्ट में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के थे और वर्तमान में आज दक्षिण बिहार का उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जदयू के बीच हमारे बीच हैं। आज हम दर्शाना चाहेंगे और बीते दिन को याद कराना चाहेंगे कि किस तरह से सुबह करीब 8-9 बजे के करीब में 20-50 अज्ञात व्यक्तियों के साथ ये वर्तमान इंसान मंसूरी विधायक एवं उनके भाई आलम जी ने बाउंड्री को तोड़ा, जो आज भी उस दृश्य को हम आपको दिखाएंगे। जबकि उस प्लॉट पे वो 144 या 107 लागू था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने पावर का दुरुपयोग किया और बीच बचाव करने के क्रम में जो भी व्यक्ति आए उसमें एक एडवोकेट भी थे, उनके साथ भी मारपीट गाली गलौज किया गया। इसी सिलसिले में उनके अपने पक्ष के हेतु वो जदयू कार्यालय पटना गए थे और अपनी परेशानियों को अवगत कराया। उसी सिलसिले में आज हम सरकार के ही जुड़े हुए नेता हैं अजरुल हक खान उप चुन्ने खां जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर अपने ही समाज के लोगों को इंसान मंसूरी जैसे विधायक चुन के आते हैं और अपने ही समाज के लोगों को शोषण करते हैं। उस विषय पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सर इस विषय पर आप क्या ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। इंसान मंसूरी विधायक कांटी राजद के हैं और उनके भाई आलम मंसूरी जो निजी स्वार्थ के लिए और इनकी बेगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से इनकी बहन से फर्जी ज़मीन लिखवाते चले जा रहे हैं और गुंडे के बल पर पुराना इतिहास दोहराते हुए जंगल राज का पिछले 15 साल से जो आदमी बिहार के आदमी को बचे हुए थे पुनः ये दल बल के साथ लाठी डंडा के साथ बराबर कब्जा करता है। सूचना मिली है कि इस गरीब लोगों के साथ सीधे साधे लोग हैं, इनकी तो पूरी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, इनके घर से भी इनको निकालने की साजिश हो रही है। और हम इसलिए आए हैं कि इन लोगों की रिश्तेदारी हमारे दक्षिण बिहार में नासरीगंज क्षेत्र में भी है और वहाँ से के जो इनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी परेशान हैं, पीड़ित हैं। अब पीड़ित की मदद के लिए हम आए हैं और हम ये बताने आए हैं राजद के सुप्रीमो को कि अक़लियत का दम भरने वाले लोग अक़लियत के साथ जुल्म कर रहे हैं और ये नीतीश कुमार के राज में ये नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अक़लियतों के हित की रक्षा की है। राजद के लोग होशियार हो जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करने को तैयार हैं। जिस तरह से 144-107 लागू हुआ, उस तरह से प्रशासन का भूमिका जो देखे हैं उस विषय पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रशासन ने सक्रिय भूमिका में नहीं, 144 से 107 के बाद नियमतः अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो 188 116 होना चाहिए और उसको उस कानून के उल्लंघन के हिसाब उनको जेल भेजना चाहिए। अगर प्रशासन ये नहीं करती है तो हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे, नहीं अन्यथा लोग इसका माने दूसरे लगाएंगे। सर, अपने ही समाज के लोगों को लोग अगर कोई विधायक बनते हैं, चुन के जाते हैं, तो कम से कम अपने समाज के ही लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे और शोषण करेंगे, क्या मैसेज जाएगा सर। इन लोगों ने अक़लियत के हित में और मंसूरी के नाम पर टिकट लिए और मुसलमान की रक्षा करने का राजद अपना दम भरते हैं और अपने कौम के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो भविष्य ये कहता है कि राजद से अक़लियतों का मोह भंग हो जाएगा। सर, ये जंगल राज का ही पुराना दृश्य देखने को उस दिन मिला था कि किस तरह से सुबह 8 बजे के करीब में 20-25 संख्या में लोग के बीच में आकर बाउंड्री तोड़ना, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जबकि ये तो सर सोचनीय विषय है। बैंक का परिसर है और आवाम सीधे साधे हैं और दल बल के साथ आना, लाठी डांटा बहला के साथ आना और तोड़ फोड़ करना, ये बहुत निंदनीय घटना है। और हम राजद के सुप्रीमो से मांग करेंगे कि अपने विधायक को पार्टी से निष्कासित करें, उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम समझेंगे कि इनकी पार्टी जो है अक़लियत के हित की रक्षा नहीं कर सकती। सर, 144-107 लागू हुआ था, उसके बाद हम थाना अध्यक्ष से इस विषय पर हम पहले भी बाइट लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ज़मीनी विवाद है। जब वो जान रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है, उसके बावजूद भी उस प्लॉट पर ऐसी घटना घटा, उस विषय में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी आज तक नहीं हो पाया। गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है गुंडाराज से डर रही है
डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार इन गुंडों से लड़ने की क्षमता रखती है। हमारे मुख्यमंत्री किसी कानून अपना काम करता, किसी मामले में डरने वाले नहीं हैं और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि आप इन पर कार्रवाई करें। किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा और शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराया है कि अगर कोई अपने पावर का दुरुपयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, परंतु आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस विषय पर हम ये शासन प्रशासन को इनके द्वारा मैसेज देना चाह रहे हैं कि आखिर सर ये कब तक चलता रहेगा, इसी तरह की भूमाफिया का राज कैसे चलता रहेगा? माफिया राज हमारे नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में नहीं चलने वाला। जो भी गलत करेगा उनको सज़ा भुगतना होगा, चाहे कोई हो जाए। पिछले 15 साल से आप देख रहे हैं कि जो भी इस तरह के लोग सर उठाए ख़त्म हो गए। और हमारे विधायक को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फ़ायदा के लिए कानून और शरीयत का कानून का उल्लंघन करते हुए शरीयत के कानून के हिसाब से बहन का हिस्सा जो होता है पूरा प्रॉपर्टी पर मालिक नहीं हो जाएगा। जबकि इनकी 4 बहन हैं, 2 भाई हैं, सबका शेयर हुआ। उस शेयर को हक तलफी करना बेईमानी है। और सर इसी में मुस्लिम लॉ से भी आप विरोध कर रहे हैं, कानून में भी तो विरोध कर ही रहे हैं। मोटेशन, जबकि ज़मीन का मोटेशन हो चुका है, जबकि मालिकाना हक क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अख्तर परवेज मालिकाना हक इनके नाम से है। उसके बावजूद भी उस ज़मीन का मोटेशन कराया गया। कहीं न कहीं कर्मचारी भी दोषी है और बड़े पदाधिकारी, शासन प्रशासन सभी की भूमिका संदेहजनक है। इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? कर्मचारी बेगर जांच किए निजी स्वार्थ के लिए सीओ के मिली भगत से ऐसा किए हैं। हम आग्रह करेंगे उच्च पदाधिकारी से कि इस म्यूटेशन को खारिज किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए जो गलत किए हैं उस पर। सर आप उस दिन जो घटना घटी थी उस समय आप उपस्थित नहीं थे, जिस कारण से हम आपका पक्ष नहीं जान पाए। आज हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर सर उस दिन जो घटना घटी और जो दर्शाया गया और समझाया गया कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उसमें क्या सत्यता है सर? वो प्रॉपर्टी मेरे दोनों भाई के नाम पर माँ कर चुकी थी और वे लोग ज़बरदस्ती, बहन को पता नहीं क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में क्या वो लोग कर रहा है कि सब प्रॉपर्टी अपने नाम पर लिखवाते जा रहा है। आलम 4 के वाला अभी तक करवा चुका है और 2 के वाला दूसरे के नाम से करवाया है। 6 के वाला 1 साल के अंदर हुआ है। और अच्छा, हम लोग 2 भाई 4 बहन हैं और 1 बहन बेचती जा रही है लगातार ज़मीन। वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है सर? वो सेंट्रल बैंक वाली प्रॉपर्टी माँ हम लोग की पकड़ के गई थी। वो आपको कहीं से कोई डराया धमकाया भी जा रहा है? जब से कोई ऑकरेंस हुआ उसके बीच में कहीं आपको हाँ हम लोग हमेशा टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ज़मीन पर कब्जा होने देना है कि कब्जा होने दीजिए, नहीं तो अंजाम खराब होगा। देख सकते हैं किस तरह से ये अपना दर्द सुना रहे हैं कि घटना घटने के बावजूद भी इनको धमकी मिल रहा है। इस सिलसिले को शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आखिर 144, 107 लागू होने के बावजूद एक तो गिरफ्तारी नहीं हुई और जो पीड़ित हैं, जिनके साथ मारपीट की घटना घटा है या फिर जिनका ज़मीन को मोटेशन करा लिया गया है अवैध तरीके से, उन सब के विषय पर हम प्रशासन शासन को दर्शाना चाहेंगे कि आखिर यह किस तरह चलता रहेगा सर? आखिर कब तक सर इस तरह हमारे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का सीधा पैगाम है कि अक़लियत की कहीं भी समस्या होगी, उनके साथ जुल्म होगा, चाहे विधायक हो चाहे पदाधिकारी कोई हो, उसकी लड़ाई हम कार्यकर्ता लड़ेंगे और हम उस लड़ने के लिए तैयार हैं। उस लड़ने के लिए हम आए। ये शासन इस राज्य में नहीं चलेगा। भले थोड़ा देर के लिए वो फ़ायदा उठा लिए, मगर प्रशासन को हम चेता देना चाह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। चाहे गलत हम करें चाहे कोई करे, उसके साथ इंसाफ होना। अगर इंसाफ ये लोग नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पदाधिकारी को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, देख रहे हैं किस तरह से दर्शाएँ कि स्थिति परिस्थिति क्या है और जो ज़मीन के मालिकाना हक है वो भी बता रहे हैं कि आज तक हम पे धमकी दिया जा रहा है। इसलिए हम सभी बड़े पदाधिकारी को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, सरकार को भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस पर आप ध्यान आकर्षित करें और इस समस्या का निष्पादन करें। मैं दीपक कुमार पटेल, स्वराज भारत लाइव।